इस हफ्ते रिलीज हुई द बकिंगम मर्डर्स और सेक्टर 36 में एक बात कॉमन है। दोनों में बच्चों के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, बच्चों का अपहरण होता है, उनकी हत्याएं होती है, फिर उनका इन्वेस्टिगेशन चलता है। हंसल मेहता बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने अलीगढ़ जैसी फिल्म बनाई है, उससे पहले उन्होंने शाहिद जैसी फिल्म बनाई है। शाहिद जिसने कि राजकुमार राव का कैरियर बना दिया, उनकी लाइफ बना दी। इसके अलावा जो सेक्टर 36 है वो डेब्यू डायरेक्टर की फिल्म है, आदित्य निम्बालकर। ये उनकी पहली फिल्म है। इससे पहले वो तलवार और हैदर जैसी फिल्मों में विशाल भारद्वाज के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो। तो एक सीनियर डायरेक्टर है, एक जो है नया डायरेक्टर है। इन दोनों फिल्मों की हम यहाँ पर बात करेंगे और उसमें क्या समानता है या किस तरह से दोनों फिल्में अलग अलग हैं। दोनों फिल्में जिस तरह से अपने टॉपिक पर अटेम्प्ट करती हैं, किस तरह से वो घटनाओं को उतारती हैं और क्या इंप्रेशन छोड़ती है, इसका हम रिव्यू करेंगे। और साथ ही इसके कलाकारों का परफॉर्मेंस कैसा है और कौन सी फिल्म इसमें से देखी जा सकती है और कौन सी फिल्म मिस की जा सकती है। तो सबसे पहले हम हंसल मेहता साहब की फिल्म की बात करेंगे, द बकिंगम मर्डर्स। इसमें करीना कपूर हैं, लीड एक्ट्रेस हैं। उन्हीं के कंधों पर जो है आप कह सकते हैं कि पूरी फिल्म का भार है। वो इस फिल्म में प्रोड्यूसर भी बन गई हैं, डेब्यू किया उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर। तो ये फिल्म की कहानी जो है वो विदेश में है, इंग्लैंड में है, बकिंगम में है। अब वहाँ पर एक बच्चे का, जो सिख फैमिली का एक बच्चा है, वो स्कूल से नहीं लौटा है और उसकी शिकायत जो है पुलिस में दर्ज कराई गई है। तो करीना कपूर जो है वो एक डिटेक्टिव है और वो एक पर्सनल ट्रॉमा से गुजर रही हैं। और पर्सनल ट्रॉमा ये है कि वो अपने बच्चे को कुछ ही दिन पहले खो चुकी हैं एक हादसे में। अब वो हादसा क्या है आप फिल्म देखिएगा तो आपको पता चलेगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो बच्चे के नहीं रहने की उनकी तकलीफ जो है वो आप समझ सकते हैं। और फिर उनके पास एक केस आता है जिसमें एक बच्चा खो गया है। अब उस बच्चे को तलाशना है। तो एक माँ की ममता है, बच्चे को लेकर उसका प्यार जो है वो आप समझ सकते हैं। तो उस बच्चे की तलाश में लगती हैं और उनके साथ पूरा जो है पुलिस डिपार्टमेंट है। तो कहानी सिंपल है, किस तरह से फिर वो आगे बढ़ती है। पता चलता है कि उस बच्चे की हत्या कर दी गई है। फिर सवाल उठता है कि इस बच्चे की हत्या किसने की, उसका मोटिव क्या है। तो इन सारी चीज़ों के आसपास जो है द बकिंगम मर्डर्स जो है घूमती है। लेकिन इस फिल्म में समस्याएं बहुत सारी हैं। सबसे पहली समस्या तो इससे आपके कनेक्ट होने की है, क्योंकि ये कहानी इंडिया में नहीं है, ये कहानी विदेश में है। इंडियन डायस्पोरा की कहानी, वहाँ फैमिली दिखाई गई, इंडियन बल्कि एशियन आप कह लीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी भी हैं वहाँ, बांग्लादेशी भी हैं, ये सारी चीज़ें। और समस्या एक यहाँ पर है, हंसल मेहता जब फिल्म बनाते हैं तो वो कहानी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जोड़ देते हैं जो कई बार एजेंडे में बदल जाती है। यहाँ पर धर्म की बात आ जाती है, यहाँ पर जो है फेमिनिज्म की बात आ जाती है। इसके साथ साथ वो होमोसेक्सुअलिटी जैसा टॉपिक भी जो है वो अपनी फिल्म में ले आते हैं। ठीक है, वो कहानी में बुन कर लाते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें, आजकल दर्शक ऐसी फिल्मों से बचते हैं, उनको चाहिए एंटरटेनमेंट। ये फिल्में आप उनको जो है वो दूसरे जोन में ले जाती है। तीनों बातें इस फिल्म में दिखाई देती हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो कहानी से भी करती हैं और आपको लगता है कि कहानी के साथ साथ जो है डायरेक्टर आपको कुछ कहना चाह रहा है। वो कहना जो है उसका डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो डिस्कोर्स की बातें हैं, वो सोसाइटी और पॉलिटिक्स में बहस की बातें हैं, वो एंटरटेनमेंट की बातें नहीं है। ना ही उसमें कोई शॉकिंग वैल्यू रह जाती है। तो जो एक शॉकिंग वैल्यू होना चाहिए इस कहानी में कि भाई एक बच्चा जो है वो खो चुका है, नहीं आया है स्कूल से लौटकर और उसका मर्डर हो गया है, तो आप सीधे सीधे जिसको थ्रिलर बना सकते थे उनको बहुत सारे दूसरे पेचों में जो उलझा देते हैं। तो ये फिल्म जो है बहुत सारा लगता है कि यार ये अब साथ साथ में क्या चालू हो गया है। तो इन वजहों से आप उस फिल्म से अपना कनेक्ट नहीं बना पाते। फिल्म कई जगह पर जो है वो कमजोर हो जाती है इन वजहों से। करीना कपूर जो है ठीक है, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन आप उनको उनके कैरियर का बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते। हंसल मेहता जो कि बहुत वैचारिक फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, द बकिंगम मर्डर्स देखते हुए लगता है कि ये उन्होंने क्यों बनाई भाई, सिर्फ इसलिए कि करीना कपूर के साथ वो काम कर रहे हैं इसमें, या एकता कपूर के साथ में। वो एकता कपूर जो है उनकी फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। इससे पहले भी उन्होंने सिमरन जैसी फिल्म कंगना रनौत के साथ बनाई थी, फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। जैसे ही एक डायरेक्टर जो कि अपनी थॉटफुल फिल्मों के लिए जाना जाता है, स्टार्स के चक्कर में पड़ता है, आप देखिए कि उसका ग्राफ एकदम से नीचे आने लगता है। हंसल मेहता उसके उदाहरण है। ये दो फिल्में आप देख लीजिए। जबकि शाहिद जब उन्होंने बनाई थी तो राजकुमार राव स्टार नहीं थे। अलीगढ़ में जरूर मनोज वाजपेयी जो है एक बड़े सितारे थे, एक बड़ा नाम थे, लेकिन मनोज वाजपेयी का काम अलग है, उनकी पहचान अलग है, उनकी क्षमताएं अलग हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे लगता है हंसल मेहता को ध्यान रखना चाहिए थी। मगर ठीक है, ये उनकी चॉइस है, उन्होंने ये फिल्म बनाई। लेकिन ये फिल्म जो है ना तो उनके नाम के साथ इंसाफ करती है और ना उनके पुराने काम के साथ इंसाफ करती, जिसको कि हम
देखते आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में ये फिल्म लगी, लेकिन आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसको, ये कोई मस्ट वॉच जैसी फिल्म नहीं। लेकिन जो दूसरी फिल्म है आदित्य निम्बालकर की, आदित्य की डेब्यू फिल्म है जैसा मैंने आपसे कहा, और ये फिल्म देखकर लगता है कि वो बहुत ही प्रॉमिसिंग डायरेक्टर है। जिस तरह से फिल्म का पहला ही शॉट ओपन होता है, जिसमें केबीसी की तर्ज पर टीवी पर एक क्विज प्रोग्राम चल रहा है, विक्रांत मैसी जो है अपने बिस्तर पर लेटे हुए उस टीवी को देख रहे हैं, वो जो पूरा फ्रेम बना है बहुत सुंदर है। वहीं पे वो आपको पकड़ लेता है, न केवल आर्टिस्टिक लगता है बल्कि इंटरेस्टिंग लगता है। और वहां से कहानी चलती है। कहानी आप जानते हैं 2006 में निठारी कांड हुआ था, आपको याद होगा। कोठी से बहुत सारे बच्चों के अपहरण, हत्या, रेप के मामले जो है खुल कर आए थे। ये उसी की कहानी है कि यहाँ पर जो है बलबीर नाम के एक बड़े बिजनेसमैन की एक कोठी है और वहां पर प्रेम सिंह नाम का उसका नौकर रहता है। यही नौकर जो है पास की बस्ती के बच्चों का अपहरण करके लेकर आता है, और किस तरह से जो फिर जो मैंने आपसे कहा कि बच्चों की हत्या करना, उनका शोषण करना, ये बहुत ही हिला देने वाला मामला है। तो वो सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म है। लेकिन इस फिल्म के असली हीरो जो मुझे लगा वो दीपक डोबरियाल हैं। दीपक डोबरियाल जो है इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर बने हैं, और वो जो है इस पूरे मामले की जो है जांच करते हैं। हालांकि शुरुआत में वो वैसे नहीं होते हैं, शुरुआत में वो लेन देन वाले अफसर होते हैं और बहुत ही रिलैक्स होते हैं। वो लोगों को जो है उनके पास शिकायतें आती वो टहला देते हैं। मगर फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट है जहां पर इस बात का उन्हें एहसास होता है कि उन्हें इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए, और बहुत खूबसूरती से इसको जो है वो डायरेक्टर ने बनाया है। और उसके बाद किस तरह से दीपक डोबरियाल का जो कैरेक्टर है वो बदलता है और किस तरह से आखिर तक उसकी कहानी चलती है, वो बहुत दिल को छूने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग है। दीपक ने इस रोल को बहुत ही बढ़िया ढंग से निभाया है। तो ये कहानी जो है निठारी कांड पर है। कई जगह आपको लगता है कि ये बहुत डार्क है और इसको देखना जो है वो आसान नहीं रह जाता है। ये फिल्म जो है पूरी तरह से आपको बांध कर रहती है, एक पेस चलती है इसमें। खास तौर पर विक्रांत मैसी ने इसमें जिस तरह से काम किया और डोबरियाल ने जो काम किया है वो कमाल है। और दोनों एक्टर जो है बांधे रहते हैं। फर्स्ट हाफ तो ऐसा लगता है कि डोबरियाल का है, लेकिन दूसरे हाफ में वो जो एक सीन आया जहाँ पे विक्रांत मैसी जो है प्रेम सिंह बने, वो कन्फेस करते हैं, जिस तरह से बताते हैं कि कैसे वो उन्होंने हत्याएं की है और कितने हल्के ढंग से वो सारी चीज़ों को लेते हैं, वो कमाल का। और उस पूरे सीन में जो विक्रांत मैसी जिस तरह से आंखें उनकी जो है वो अद्भुत है, उसको आप देख कर ही समझ सकते हैं। अगर आप डार्क सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप क्राइम थ्रिलर पसंद करते हैं, तो ये ऐसी फिल्मों में आती है जिसको कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। दोनों फिल्में जैसे मैंने कहा कि एक ही थीम पर है, लेकिन वही होता है कि एक डायरेक्टर जब बड़ा बन जाता है और जब वो सितारों के पीछे भागने लगता है तो किस तरह से वो अपने ग्राफ को नीचे ले आता है। और दूसरी तरफ एक नया डायरेक्टर है, वो उसी सब्जेक्ट को, मतलब उसका प्रीमाइसिस भले ही हो गया लेकिन अलग हो गया, लेकिन उसका कोर आइडिया जो है वो वही है कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसको उठा के बनाता है। तो कितनी संभावनाएं पैदा करता है। तो ये फिल्म जो नेटफ्लिक्स पर है इसको आपको मुझे लगता है जरूर देखना चाहिए। हालांकि ये अलग बात है कि आपके पास इस OTT का सब्सक्रिप्शन है कि नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो मैं रिकमेंड करूंगा। और जहां तक करीना वाली फिल्म की बात है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके लिए आप थिएटर में जाएं और उस फिल्म को देखें। आप इंतजार करें उस फिल्म का भी, क्योंकि आज नहीं कल वो फिल्म तो OTT पर आ ही जाएगी और संभवतः वो भी नेटफ्लिक्स पर ही आएगी। ये विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। बच्चों के अगेंस्ट क्राइम जो है, इंग्लैंड के क्या आंकड़े हैं वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो 2022 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो आंकड़ा है वो बताता है कि उस साल 83,350 बच्चे जो है वो गुम हुए, लड़के और लड़की, और उसमें से भी 75% लड़कियां थी। और आप जानते हैं, और रिकॉर्ड जो है वो खुद ही बताते हैं कि ज्यादातर बच्चे मिलते नहीं हैं। तो वो खैर एक अलग कहानी है, लेकिन ये तो बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को जो है दिखाया गया है इन फिल्मों में। द बकिंगम मर्डर्स तो खैर उस तरह से नहीं छूती है, बहुत हद तक जो है वो आपसे बहुत दूर फिल्म दिखाई देती है। लेकिन ये जो निठारी कांड पर बनी हुई फिल्म है ये बिल्कुल दहला देती है कुछ मौकों पर, लेकिन ये आपको अपने आसपास की दुनिया के प्रति कहीं ना कहीं सजग करती है और उस कांड की याद जब दिलाती है, और ऐसे कांड की याद दिलाती है जो हमारे देश के इतिहास में जो सबसे जघन्य अपराधों में जो है जिसको आप रख सकते हैं और बल्कि रखा जाता है। अगर ये दोनों फिल्में आपने देख ली हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर नहीं देखी है तो जैसे मैंने कहा कि एक फिल्म मैंने आपको इसमें से रिकमेंड की है, आप देखें और फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।